प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग? आशा है बिल्कुल अच्छे होंगे। आज हम लोग रेडॉक्स रिएक्शन का नेक्स्ट पार्ट, सेकेंड पार्ट देखेंगे, ऑक्सीडेशन नंबर के बारे में। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है ऑक्सीडेशन नंबर। चाहे 11th की बात हो या 12th के लिए या किसी भी कंडीशन के लिए, इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक समझने के लिए ऑक्सीडेशन नंबर बहुत इंपॉर्टेंट है। तो हेडिंग दीजिए ऑक्सीडेशन नंबर, हिंदी में ऑक्सीकरण संख्या। ठीक है, देखिए किसी भी अणु में परमाणु पर जो आवेश होता है उसी आवेश को उसका ऑक्सीडेशन नंबर कहा जाता है। द चार्ज ऑन एन एटम प्रेजेंट इन ए मॉलिक्यूल इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ दैट एटम। यानी कह सकते हैं कि किसी अणु में परमाणु पर जो आवेश होता है या प्रतीत होता है वह उस परमाणु का ऑक्सीडेशन नंबर यानी ऑक्सीकरण संख्या कहलाता है। किसी भी अणु में उसमें जो परमाणु है उन परमाणु पर जो आवेश होता है वही उस परमाणु का ऑक्सीकरण संख्या कहलाता है। जो परमाणु पर आवेश होता है या लगता है कि आवेश इतना होना चाहिए। ठीक है, जैसे मान लीजिए हम H2 की बात करें, HCl की बात करें। HCl में क्लोरीन पर -1 चार्ज होता है, हाइड्रोजन पर +1, तो हाइड्रोजन की ऑक्सीकरण संख्या यहाँ +1 होगी, क्लोरीन की -1 होगी, हाइड्रोजन का यहाँ +1, ऑक्सीजन का -2, NaCl Na पर +1, Cl पर -1, ये इसकी ऑक्सीकरण संख्या है। Na की ऑक्सीकरण संख्या इसमें पूछी जाए तो +1, Cl का इसमें पूछा जाए तो -1। तो आखिर ये ऑक्सीकरण संख्या हम लोग कैसे निकालते हैं, ये बेहद इंपॉर्टेंट है। तो आज हम लोग सीखेंगे ऑक्सीकरण संख्या का निर्धारण कैसे किया जाता है। तो चलिए इसको मिटाते हैं और हेडिंग देते हैं ऑक्सीकरण संख्या, इंग्लिश में ऑक्सीडेशन नंबर का निर्धारण। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है बाबू, ठीक है ना। तो ऑक्सीकरण संख्या निकालने के लिए फार्मूला द्वारा यदि निकालना है तो उसके लिए कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, उन पॉइंट को नोट करते हैं, फार्मूला द्वारा सीखेंगे और उसके बाद हम लोग सीखेंगे स्ट्रक्चर द्वारा। ठीक है ना। तो पहला हम लोग देखते हैं दो मेथड इसके लिए, एक फार्मूला द्वारा और दूसरा स्ट्रक्चर द्वारा। फार्मूला द्वारा पहले हम लोग देखते हैं, तो उसके लिए कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। पहला कि मुक्त अवस्था में या तात्विक रूप में, तत्व के रूप में कोई होगा, रूप में किसी अणु में परमाणु की यानी तत्व की ऑक्सीकरण संख्या को हम यहां पर शॉर्ट में ऑक्सीडेशन नंबर ही लिख रहे हैं। ऑक्सीडेशन नंबर 0 होती है। जैसे देखिए हम क्लोरीन की बात करें तो क्लोरीन मुक्त अवस्था में Cl2 के रूप में पाया जाता है, तो इसमें क्लोरीन की ऑक्सीकरण संख्या क्या होगी? 0 होगी। ऑक्सीजन मुक्त अवस्था में O2 के रूप में पाया जाता है, तो ऑक्सीजन की ऑक्सीकरण संख्या 0 होगी। P4 फास्फोरस P4 के रूप में पाया जाता है, तो फास्फोरस की ऑक्सीकरण संख्या 0 होगी। सल्फर एसिड के रूप में पाया जाता है मुक्त अवस्था में, तो यहाँ सल्फर की ऑक्सीकरण संख्या 0 होगी। Na यदि अकेले है तत्व के रूप में
ऑक्सीकरण संख्या 0। आयरन यदि अकेले है तत्व के रूप में तो 0, कॉपर अकेले है तत्व के रूप में 0। यानी कोई भी तत्व यदि तत्व के रूप में है या अणु के रूप में वह मुक्त अवस्था में पाया जा रहा है तो उसकी ऑक्सीकरण संख्या 0 होगी। यानी कहने का मतलब ये दिमाग में रखिए कि यदि कोई संकेत अकेला दिखाई दे रहा है, यहाँ दो संख्या से मतलब नहीं है, संकेत यहाँ अकेला है, Cl केवल, इसके साथ Na Ca कुछ नहीं लगा है। यदि कोई संकेत अकेले दिखाई दे, सब अकेले अकेले है, तो उसकी ऑक्सीकरण संख्या क्या होगी? 0 होगी। ग्रुप फर्स्ट ए के धातुओं की ऑक्सीडेशन नंबर, ऑक्सीकरण संख्या, उनके किसी भी यौगिक में सदैव +1 होती है, ये याद रखना है। ग्रुप फर्स्ट के धातु कौन है? तो लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रांसियम, ये ग्रुप फर्स्ट के धातु हैं। फ्रांसियम तो खैर रेडियो सक्रिय है, लेकिन ये जितने भी तत्व हैं इनका ऑक्सीकरण संख्या हमेशा क्या होगा? +1 होगा। इनके किसी भी यौगिक में अकेले रहेगा तब तो 0 होगा, देखिए अकेले है तो 0 है, लेकिन कोई यौगिक के रूप में है तो उस यौगिक में इनकी ऑक्सीकरण संख्या सदैव 1 होगी। इसमें कुछ सूचनाएं हैं, जैसे कहा गया कि Na2SO4 में Na का क्या होगा? तो +1, KCl में K का क्या होगा? +1, CSBr में CS का क्या होगा? +1। इसमें कुछ नहीं सोचना है। यदि ये तत्व हैं, ये धातु हैं किसी भी यौगिक में, कि इनकी ऑक्सीकरण संख्या हमेशा +1 होती है, ये याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं, इसको मिटाते हैं, नोट कर लीजिए आप लोग। अब देखिए, ग्रुप सेकेंड ए के धातुओं की ऑक्सीकरण संख्या, ऑक्सीडेशन नंबर, उनके किसी भी यौगिक में सदैव +2 होती है। ठीक है। ग्रुप सेकेंड ए के धातु कौन है? ग्रुप सेकेंड ए के धातु बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम, रेडियम। रेडियम तो रेडियो सक्रिय तत्व है, लेकिन ये जितने भी हैं इनका ट्रिक आपको बताया गया था, याद होना चाहिए। क्या ट्रिक था? बेटा, मांगे, कन्या, सुंदर, बाप, राजा, ये ट्रिक बताया गया था ग्रुप सेकेंड ए के धातुओं को याद करने का। बेटा से हो गया बी, मांगे Mg, कन्या Ca, सुंदर ऐसा, बाप Ba, रा आर। तो बेटा, मांगे, कन्या, सुंदर, बाप, राजी का ऑक्सीडेशन नंबर हमेशा क्या होगा? +2 होगा। किसी भी यौगिक में ये रहेंगे, कितना भी लंबा चौड़ा फार्मूला उससे मतलब नहीं है। किसी भी यौगिक में यदि तत्व दिखाई देंगे तो इनकी ऑक्सीकरण संख्या निकालने की कोई जरूरत नहीं है, सिर्फ +2 होगा। तो देखिए, जैसे Mg3PO4 Mg का पूछा है, ये फार्मूला देकर डरना नहीं है, सीधे आंख बंद करके Mg का क्या होगा? +2। जैसे कहा जाए कि CaOCl2, Ca का क्या होगा? तो हमेशा +2, कुछ इसमें सोचना ही नहीं है। जैसे कहा जाए कि BaSO4, Ba का क्या होगा? +2, कुछ नहीं सोचना है। सिर्फ ये तत्व, ये धातु किसी भी यौगिक में पाया जाए तो इनका ऑक्सीडेशन नंबर ऑलवेज क्या होगा? +2। अब देखिए, यदि कोई आयन है तो आयन में तत्व की ऑक्सीकरण संख्या उस पर जो चार्ज होता है उसके बराबर होती है। किसी मोनो एटॉमिक आयन में तत्व की ऑक्सीकरण संख्या उस पर
स्थित आवेश के बराबर होती है। जैसे कहा जाए कि Na+ में Na की ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगी, तो +1, जितना इस पर चार्ज है +1। Mg+2 में Mg की ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगी, +1। इसमें कुछ नहीं सोचना है, जितना चार्ज यहाँ दिया हुआ वही ऑक्सीडेशन नंबर होगा। यहाँ +1 है तो +1, यहाँ +2 है तो +2। देखिए पूरा क्लियर आ रहा है कि नहीं बोर्ड। चलिए बिल्कुल क्लियर है, इसको मिटा देते हैं। तो कोई मोनो एटॉमिक मतलब क्या होगा, एक परमाणु वाला, जैसे सोडियम एक है, मैग्नीशियम एक है, एक परमाणु वाला यदि आयन है तो उसमें तत्व की ऑक्सीकरण संख्या इस पर जो चार्ज है उसी चार्ज के बराबर होगी। तो चलिए इसको मिटा देते हैं। अब देखिए हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर, हाइड्रोजन का यदि धातु के साथ है, धातु के हाइड्राइड में, मतलब हाइड्रोजन यदि धातु के साथ है तो हाइड्रोजन का -1 होगा, ठीक है ना। जैसे NaH में H का क्या होगा -1, CaH2 H का क्या होगा -, Na क्या है, धातु है सोडियम, तो धातु के साथ हाइड्रोजन है तो हाइड्रोजन का -। यहाँ हाइड्रोजन किसके साथ है, कैल्शियम के साथ, कैल्शियम धातु है तो हाइड्रोजन का -, ठीक है। उसी तरह यदि हाइड्रोजन अधातु के साथ है, अधातु के साथ हो या किसी अम्ल में हो तो इसका क्या होगा, +1 होगा। जैसे मान लीजिए कि HCl, यहाँ हाइड्रोजन क्लोरीन के साथ है और क्लोरीन क्या है, अधातु है तो यहाँ हाइड्रोजन का +1। H2SO4, यहाँ हाइड्रोजन किसके साथ है, सल्फर और ऑक्सीजन के साथ, ये सभी अधातु हैं। तो यदि अधातु के साथ है या H2SO4 क्या है, अम्ल है, तो अम्ल में इसका क्या होगा, +1 होगा। उसी तरह H3PO4 ये भी अम्ल है, H का क्या होगा, +1। तो हाइड्रोजन क्या ध्यान रखना है कि हाइड्रोजन यदि धातु के साथ है तो हाइड्रोजन का -1, और हाइड्रोजन यदि अधातु के साथ है या अम्ल में उपस्थित है तो हाइड्रोजन का +1। अब हम लोग देखते हैं ऑक्सीजन का, ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर, ठीक है। ऑक्सीजन का नॉर्मल हाइड्राइड में, नॉर्मल ऑक्साइड में 99% केस में, 99% केस में ऑक्सीजन का क्या होता है, तो -2 होता है। 99% कंपाउंड में 99% केसेस में ऑक्सीजन की ऑक्सीकरण संख्या क्या लेते हैं, -2 लेते हैं। जैसे मान लीजिए CaO हो गया -2, Na2O हो गया ऑक्सीजन का -2, CO2 हो गया ऑक्सीजन का -2, H2SO4 हो गया ऑक्सीजन का -2। 99% केसेस में क्या होता है, ऑक्सीजन का -2 होता है। कुछ कंडीशंस हैं, कुछ स्पेशल केसेस हैं जहां ऑक्सीजन का वैरी करता है, जहां पेरोक्साइड में, पेरोक्साइड में ऑक्सीजन का -1 होता है। जैसे हाइड्रोजन पेरोक्साइड ऑक्सीजन का -1 हो जाएगा, सोडियम पेरोक्साइड ऑक्सीजन का -1 हो जाएगा, बेरियम पेरोक्साइड ऑक्सीजन का -1 हो जाएगा, तो पेरोक्साइड में -1। उसी तरह सुपर ऑक्साइड, सुपर ऑक्साइड में ऑक्सीजन का -½ होता है। जैसे पोटेशियम सुपर ऑक्साइड -½ इसको याद रखना है, ठीक है ना। उसी तरह एकमात्र कंपाउंड है O2F2 जिसमें ऑक्सीजन का +1 होता है, और एकमात्र कंपाउंड है OF2 जिसमें ऑक्सीजन का +2 होता है, ठीक है। ये ध्यान रखना है। अब थोड़ा सा आप लोगों को दिक्कत हो रहा होगा कि सुपर ऑक्साइड क्या है, पेरोक्साइड क्या है, ऑक्साइड, तीनों में डिफरेंस क्या है। तो देखो अब यहां क्लियर कर देते हैं। ऑक्साइड आयन कहा जाता है O- आयन को,
ऑक्साइड आयन। पेरोक्साइड आयन कहा जाता है O2 -2 आयन को पेरोक्साइड आयन, और सुपर ऑक्साइड आयन कहा जाता है O2- आयन को सुपर ऑक्साइड आयन। ठीक है ना। अब ध्यान दीजिए, इसका नाम पोटेशियम सुपर ऑक्साइड कैसे पड़ा? पोटेशियम पर कितना चार्ज होगा? +1। पोटेशियम की ऑक्सीकरण संख्या कितनी होती है? +1। अभी आप लोगों को बताया कि ग्रुप फर्स्ट ए के जितने भी धातु हैं उनकी ऑक्सीकरण संख्या सदैव क्या होगी? +1। तो पोटेशियम का +1 होगा तो O2 का -1 होगा, क्योंकि किसी भी यौगिक में जितना टोटल पॉजिटिव चार्ज होता है उतना ही टोटल नेगेटिव होता है। तो पोटेशियम का +1 होगा तो O2 पर -1 होगा, और O2 पर -1 चार्ज होता है तो इसको सुपर ऑक्साइड आयन कहते हैं, इसलिए इसका नाम पोटेशियम सुपर ऑक्साइड। अब आप सोच रहे हैं कि सर O2 पर -1 कह रहे हैं और यहाँ माइनस आप लिखे, तो देखो अब O2 पर एक माइनस है। ऑक्सीकरण संख्या हमेशा एक परमाणु का निकाला जाता है, तो 2 ऑक्सीजन पर -1 है तो एक ऑक्सीजन पर कितना होगा? -1 होगा, इसलिए ऑक्सीकरण संख्या -1 लिखा गया। ऑक्सीकरण संख्या हमेशा एक परमाणु का होता है। यहाँ बोले कि K पर +1 होगा तो O2 पर -1 होगा, क्योंकि जितना टोटल पॉजिटिव उतना ही टोटल नेगेटिव, तो O2 पर -1 है। एक परमाणु यानी एक ऑक्सीजन पर कितना होगा? तो 2 ऑक्सीजन पर -1 है तो एक ऑक्सीजन पर -1, इसलिए इसकी ऑक्सीकरण संख्या -1 होगा। उसी तरह यहाँ देखिए, सोडियम का +1 होता है, 2 सोडियम पर +2 तो O2 पर कितना होगा? -2, क्योंकि जितना टोटल पॉजिटिव उतना ही टोटल नेगेटिव। यहाँ देखिए Na2O2, Na2 पर टोटल कितना चार्ज? +2, तो O2 पर कितना? -2। अब O2 पर -2 चार्ज हो तो क्या पढ़ते हैं इसको? पेरोक्साइड आयन, इसलिए इसका नाम पड़ गया सोडियम पेरोक्साइड। अब यहाँ -1 कैसे आ गया? तो 2 ऑक्सीजन पर -2 चार्ज है तो एक ऑक्सीजन पर कितना होगा? -1, इसलिए ऑक्सीजन की ऑक्सीकरण संख्या यहाँ पर कितनी होगी? -1। ऑक्सीकरण संख्या हमेशा एक परमाणु का निकाला जाता है, ये ध्यान रखना। ठीक है, तो ये हम लोग देखें ऑक्सीजन की ऑक्सीकरण संख्या। अब देखिए P ब्लॉक के तत्व परिवर्तनशील ऑक्सीडेशन नंबर दर्शाते हैं। ठीक है ना। P ब्लॉक के जो मैक्सिमम जो तत्व होते हैं, जैसे आपका हो गया फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, सल्फर, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, फास्फोरस, ये P ब्लॉक के तत्व हैं। इनमें मोस्टली जो है परिवर्तनशील ऑक्सीकरण संख्या दर्शाते हैं, इनकी ऑक्सीकरण संख्या वेरी करती है। तो कहां से कहां तक वेरी करेगी? तो इनकी परिवर्तनशील ऑक्सीकरण संख्या जो है यह संयोजी इलेक्ट्रॉन यानी वैलेंस इलेक्ट्रॉन -8 से वैलेंस इलेक्ट्रॉन तक यहीं तक वेरी करती है। वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या होता है? संयोजी इलेक्ट्रॉन, यानी बाहरी कक्ष में जितना इलेक्ट्रॉन होता है, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखने पर किसी भी परमाणु के बाहरी कक्ष में जितना इलेक्ट्रॉन होता है उसको संयोजी इलेक्ट्रॉन कहते हैं, वैलेंस इलेक्ट्रॉन कहते हैं। जैसे मान लीजिए हम कहें कि नाइट्रोजन की ऑक्सीकरण संख्या कहां से कहां तक वेरी करेगी, तो नाइट्रोजन का परमाणु संख्या 7 होता है, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2 5, बाहरी कक्ष में कितना इलेक्ट्रॉन है? 5, तो ये हो गया वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना हो गया? 5। अब कहां से कहां तक वेरी करेगा? तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन -1 यानी 5 घटाव 8 कितना हो गया? -3 से लेकर प्लस वैलेंस इलेक्ट्रॉन, वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना है? 5, तो -3 से लेकर +5 तक ये परिवर्तनशील ऑक्सीकरण संख्या दर्शाता है। इसकी ऑक्सीकरण संख्या -3 से लेकर +5 तक वेरी करती है। उसी तरह यदि हम कहें कि क्लोरीन की परिवर्तनशील ऑक्सीकरण संख्या क्या होगी, तो क्लोरीन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास परमाणु संख्या 17 होता है, 2 8 7, बाहरी कक्ष में कितना इलेक्ट्रॉन है? 7, ये कहलाता है वैलेंस इलेक्ट्रॉन, बाहरी कक्ष में जितना इलेक्ट्रॉन होता है, तो 7 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, तो इसकी ऑक्सीकरण संख्या वैलेंस इलेक्ट्रॉन -8 यानी 7 -8 से, तो 7 -8 कितना हो जाएगा? -1 से कहां तक? वैलेंस इलेक्ट्रॉन तक, तो प्लस हो जाएगा।
तो इसके बीच ये परिवर्तनशील ऑक्सीकरण संख्या दर्शाता है, ये ध्यान रखना। इसके अलावा परिवर्तनशील ऑक्सीकरण संख्या कौन दर्शाते हैं? तो डी ब्लॉक के धातु प्रायः परिवर्तनशील ऑक्सीडेशन नंबर दर्शाते हैं। जैसे Fe की ऑक्सीकरण संख्या +2 भी होती है, +3 भी होती है, +6 भी हो सकती है। Mn का +2 से लेकर के +7 तक वेरी करता है, ठीक है ना। तो ये डी ब्लॉक है तत्व जो होते हैं ये कहां से कहां तक वेरी करते हैं, ये हम लोग को 12 में पढ़ना है। जब डी एंड ए ब्लॉक का तत्व पढ़ेंगे तो वहां पर पढ़ना है कि इनकी ऑक्सीकरण संख्या कहां से कहां तक वेरी करती है। इनकी ऑक्सीकरण संख्या प्रायः वेरी करती है, जितना वैलेंस में इलेक्ट्रॉन होगा यानी NS, S में जितना इलेक्ट्रॉन होगा से लेकर के N-1 D + NS यहां से यहां तक वेरी करते हैं। जैसे मान लीजिए मैग्नीज का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हम लिखें तो 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d5 2 8 10 8 18 7 25। तो यहां लिखा है NS मतलब बाहर वाला S में कितना इलेक्ट्रॉन है? 2 से N-1D यानी पहले वाला D और बाहर वाला S इसका इलेक्ट्रॉन जोड़ देंगे तो 5 2 कितना हो गया 7। तो +2 से लेकर +7 तक वेरी करेगा, ठीक है। सबसे बाहर वाला S में कितना इलेक्ट्रॉन? 2, तो 2 से लेकर बाहर वाला D और S जोड़ दीजिए कितना हो गया 7। तो +2 से लेकर के +7 तक वेरी करता है। इसी तरह हम लोग डी ब्लॉक का निकालते हैं कि बाहर वाला S से लेकर के बाहर वाला S में कितना इलेक्ट्रॉन है? 2 इलेक्ट्रॉन, और बाहर वाला D और S जोड़ देंगे तो कितना हो गया 7। प्रायः इसी तरह का परिवर्तन देखा जाता है Na से लेकर N-1D और Na से लेकर। चलिए इसको मिटाते हैं, इसका D वाला बहुत कम यूज है। अब देखिए किसी अणु या आयन में स्थित प्रत्येक तत्व के सभी परमाणुओं की ऑक्सीडेशन नंबर का योग उस पर स्थित कुल आवेश के बराबर होता है, आवेश के बराबर होता है। ये याद रखना है, ठीक है ना। जैसे मान लीजिए कहें कि HCl का में हाइड्रोजन और क्लोरीन का ऑक्सीकरण संख्या जोड़ेंगे, हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर प्लस क्लोरीन का ऑक्सीडेशन नंबर तो बराबर क्या होगा? तो HCl पर कितना चार्ज है? इस पर कोई चार्ज नहीं दिखाई दे रहा है तो 0 हो जाएगा, ठीक है। उसी तरह कहें कि H2SO4 में दोनों हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर, सल्फर का ऑक्सीडेशन नंबर और चारों ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर जोड़ेंगे तो सबका सम क्या आ जाएगा? 0। इसको चलिए लिख देते हैं ठीक से। 2 गुना हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर प्लस सल्फर का ऑक्सीडेशन नंबर प्लस 4 ऑक्सीजन है तो 4 गुना ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर, सब जोड़ेंगे तो कितना आएगा? 0 आएगा। उसी तरह हम कहें कि CO3- इसमें एक कार्बन है तो कार्बन का ऑक्सीडेशन नंबर प्लस 3 ऑक्सीजन है तो 3 गुना ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर, सबका योग कितना होगा? तो कितना चार्ज है इस पर? -2, तो -2 होगा, ठीक है ना। अब ये सब चीज दिमाग में रखेंगे तो ऑक्सीडेशन नंबर फार्मूला द्वारा हम लोग निकाल सकते हैं। तो चलिए हम लोग देखते हैं कैसे निकाला जाएगा। चलिए एक एक करके एग्जांपल देखते हैं। जैसे मान लीजिए H2SO4 में सल्फर का ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है, तो ध्यान दो H2SO4 में सल्फर का निकालना है तो जिसका निकालना है उसको X मान लेते हैं।
क्या मानेंगे, लेट ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ सल्फर इज एक्स, यानी सल्फर का ऑक्सीडेशन नंबर क्या माने, एक्स माने। ठीक है, हिंदी में लिखते, माना कि सल्फर की ऑक्सीडेशन नंबर एक्स। ठीक है, अब चलिए हाइड्रोजन का कितना होगा, तो आपको लिखाया गया नोट में कि हाइड्रोजन यदि अम्ल में है या अधातु के साथ है तो हाइड्रोजन की ऑक्सीकरण संख्या +1 होगी। तो हाइड्रोजन का +1 हो गया, 2 हाइड्रोजन है तो 2 गुना +1। ठीक है, सल्फर का निकालना है, x मानिए तो x मानिए, +4 ऑक्सीजन है तो 4 गुना। ऑक्सीजन का बताया गया कि 99% केसेस में -2 होता है, तो 4 गुना ऑक्सीजन का हो गया -2। अब सबका योग कितना होगा, इस पर कोई चार्ज नहीं है तो सबका योग क्या हो गया, 0। अब चलिए 2 गुना +1 +2 प्लस x, 4 गुना -2 -8 बराबर 0, x -6 = 0, x = +6। तो सल्फर का ऑक्सीडेशन नंबर यहाँ क्या आ गया, +6। चलिए एक और एग्जांपल देखते हैं। जैसे मान लीजिए हमको निकालना हो कि MnO4 में Mn का, ठीक है ना, तो जिसका निकालना है उसको क्या मानेंगे, x मानेंगे। पोटेशियम का, पोटेशियम ग्रुप फर्स्ट ए का धातु है और फर्स्ट ए के धातुओं का क्या होता है, +1, तो पोटेशियम का +1 हो गया। Mn का निकालना है, x मानिए। ऑक्सीजन का बताएं कि 99% केसेस में -2, तो -2 हो गया। 4 ऑक्सीजन है तो -2 में 4 से मल्टीप्लाई करेंगे -8, और सबका योग इस पर कोई चार्ज नहीं है, 0, तो x - 7 = 0, x = कितना हो जाएगा, +7। चलिए कुछ और एग्जांपल देखते हैं। जैसे मान लीजिए हमको निकालना है H3PO4 में P का, ठीक है ना, तो चलिए ये अम्ल है H3PO4, या अम्ल समझ में नहीं आया तो सभी अधातु हैं, हाइड्रोजन के साथ फास्फोरस ऑक्सीजन सभी अधातु हैं, तो सभी अधातु हैं और अधातु में हाइड्रोजन होता है, हाइड्रोजन अधातुओं के साथ रहता है, तो लिखाया गया कि हाइड्रोजन का +1, तो हाइड्रोजन का +1, 3 हाइड्रोजन है तो +3। फास्फोरस का निकालना है, x मानिए। ऑक्सीजन का -2, 4 ऑक्सीजन है तो -8 बराबर 0, x - 5 = 0, x = +5। ठीक है, आशा है कि आप समझ रहे होंगे अच्छी तरह से। अब K2Cr2O7 में मान लीजिए आपको क्रोमियम का निकालना है, ठीक है ना। पोटेशियम ग्रुप फर्स्ट ए का धातु है, ग्रुप फर्स्ट ए के धातुओं का +1 होता है, तो 2 पोटेशियम है तो +2 हो गया। क्रोमियम का निकालना है, आपको बताया गया कि जिसका निकालना है उसको x मानते हैं, तो 2 क्रोमियम है तो 2x हो जाएगा। एक क्रोमियम का आपको बताया कि ऑक्सीकरण संख्या हमेशा एक परमाणु का निकाला जाता है, मतलब एक क्रोमियम का x मानेंगे। यहाँ क्रोमियम कितना है, 2, तो एक क्रोमियम का x हुआ तो 2 क्रोमियम का 2x। ऑक्सीजन का -2, 7 ऑक्सीजन तो -2 में 7 को गुणा करेंगे, -14 = 0, 2x - 12 = 0, 2x = +12, x = +6। ठीक है, समझ में आ गया होगा। चलिए इसको नोट कर लीजिए, तो कुछ और देखते हैं। देखिए क्वेश्चन, अभी जो आपको फार्मूला द्वारा बताया गया ऑक्सीडेशन नंबर निकालना, उसी मेथड से आप बना सकते हैं। ये नीट में पूछा हुआ क्वेश्चन है, नीट 2018 का ये क्वेश्चन है, पूछा हुआ था नीट में 2018 में। तो आपको जो तरीका अभी बताया ऑक्सीडेशन नंबर निकालने का फार्मूला से, उसी तरह से आप इसको बनाएंगे और इसका आंसर निश्चित रूप से आएगा। तो चलिए हम चेक करते हैं। करेक्ट द करेक्ट ऑर्डर ऑफ नाइट्रोजन कंपाउंड्स इन इट्स डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट, यानी इसमें नाइट्रोजन के जो कंपाउंड्स हैं, इसमें नाइट्रोजन का ऑक्सीकरण संख्या निकालकर देखना है कि कौन डिक्रीजिंग ऑर्डर में, घटते क्रम में कौन है। तो चलिए निकालते हैं। पहले HNO3 में नाइट्रोजन का निकालना है। आपको अभी बताया गया है कि हाइड्रोजन यहाँ अधातु के साथ है, तो हाइड्रोजन का +1 हो जाएगा। नाइट्रोजन का निकालना है, x मान लिए। ऑक्सीजन का -2 होता है, 3 ऑक्सीजन है, -2 में 3 से गुणा करेंगे -6, और सबका योग कितना होगा, 0, तो x - 5 = 0, x का कितना आ गया, +5। तो यहाँ पर नाइट्रोजन का आ गया +5। अब चलिए यहाँ पर निकालते हैं NO में।
नाइट्रोजन का निकालना है x हो गया, ऑक्सीजन का बताया गया कि 99% केसेस में -2 होता है, तो -2 = 0, x = +2, यहाँ नाइट्रोजन का +2 आ गया। N2 बताया गया कि यदि कोई तत्व अकेले है, मुक्त अवस्था में है, तो उसका ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा 0, तो नाइट्रोजन का 0 हो गया। NH4Cl, ठीक है, यहां पर नाइट्रोजन का निकालना है x मानिए, हाइड्रोजन यहां सभी अधातु हैं, और अधातु में यदि हाइड्रोजन अधातु के साथ रहता है तो उसका कितना होता है +1, तो +1 हो गया, 4 हाइड्रोजन है तो +4, और Cl का -1 = 0, x + 3 = 0, x = -3, तो यहां पर नाइट्रोजन का कितना आ गया -3। तो घटते क्रम में देखिए +5 +2 0 - यही घटते क्रम होगा, यानी सबसे पहले HNO3 जिसमें नाइट्रोजन का +5 है, उसके बाद NO जिसमें नाइट्रोजन का +2, उसके बाद N2 जिसमें नाइट्रोजन का 0, और सबसे बाद हो गया NH4Cl जिसमें नाइट्रोजन का -3, ये आपका करेक्ट आंसर है। आ गया हो गया क्लियर समझ में? क्लियर समझ गए होंगे? तो चलिए इसको नोट कर लीजिए, और हम लोग दूसरा मेथड देखते हैं कि कैसे हम लोग स्ट्रक्चर द्वारा बनाएंगे, फार्मूला का यूज न करके सिर्फ स्ट्रक्चर द्वारा हम लोग कैसे इसको बनाएंगे, और कुछ एक्सेप्शनल केसेस भी देखते हैं जो एग्जाम में पूछे जाते हैं। नोट कर लीजिए। अब देखिए हम लोग ऑक्सीडेशन पर निकालना सीखेंगे स्ट्रक्चर मेथड द्वारा, स्ट्रक्चर द्वारा। तो ध्यान दें स्ट्रक्चर द्वारा जानने के लिए पहला चीज, यदि कोवलेंट बॉन्ड से सहसंयोजक बंध से 2 परमाणु जुड़े हों, जैसे A है, दोनों सिंगल बॉन्ड से जुड़ा हुआ है। सिंगल बॉन्ड मतलब एक इलेक्ट्रॉन ये साझा में लगाया है, एक इलेक्ट्रॉन ये साझा में लगाया है। अब दोनों की विद्युत ऋणात्मकता बराबर है, दोनों ये है मतलब दोनों की विद्युत ऋणात्मकता बराबर है, तो ये साझा युग्म इलेक्ट्रॉन किसी की ओर नहीं जाएगा, तो इसलिए यहाँ पर किसी पर चार्ज नहीं आएगा। होता क्या है कि जब बॉन्ड बनता है, जैसे मान लीजिए x और y दोनों मिलकर एक एक इलेक्ट्रॉन साझा में लगाए, अब ये जो साझा युग्म इलेक्ट्रॉन जिसके ओर जाता है उस पर माइनस चार्ज, और जिसके ओर से जाता है उस पर प्लस चार्ज। अब यदि इसकी विद्युत ऋणात्मकता अधिक है तो इलेक्ट्रॉन इसकी ओर जाएगा तो इस पर -1 चार्ज आ जाएगा, और इसकी ओर से जा रहा है तो इस पर +1 चार्ज आ जाएगा। जिसकी ओर से इलेक्ट्रॉन जाएगा, यदि साझा में जो परमाणु जुड़े हैं इसमें एक की विद्युत ऋणात्मकता दूसरे से अधिक है, तो इलेक्ट्रॉन अधिक विद्युत ऋणात्मक परमाणु क्यों जाएगा, तो इस पर माइनस चार्ज आता है, और इसके ओर से जाता है इसलिए इस पर प्लस। यही ऑक्सीडेशन है। इलेक्ट्रॉन जितना लॉस या गेन होता है, जितना इलेक्ट्रॉन त्याग या ग्रहण किया जाता है, वही ऑक्सीडेशन है। तो यदि इलेक्ट्रॉन इसकी ओर आ गया मतलब ये अपना एक इलेक्ट्रॉन इधर भेज दिया, तो इस पर माइनस का चार्ज आ गया, इस पर प्लस चार्ज आ जाएगा, ठीक है ना। लेकिन यदि दोनों की विद्युत ऋणात्मकता समान है, यहाँ भी x है यहाँ भी x है, तो इलेक्ट्रॉन ये किसी को नहीं जाएगा, क्योंकि दोनों बराबर विद्युत ऋणात्मकता है तो बराबर ताकत से अपनी ओर खींचेगा, तो किसी को नहीं जाएगा तो दोनों पर चार्ज 0 होगा। क्लियर हो गया? तो जितना बॉन्ड होगा उतना चार्ज। एक एक इलेक्ट्रॉन साझा में है तो -1 + 1, दो इलेक्ट्रॉन साझा में है तो -2 + 2, ठीक है ना। यदि कोऑर्डिनेट बॉन्ड है x और y के बीच तो यहाँ पर कितना होगा -2, यहाँ पर +2। सिंगल बॉन्ड है तो -1 + 1, डबल बॉन्ड है तो -2 + 2, यही ध्यान रखना है, ठीक है ना। अब चलिए यदि दो एटम, या आपको बता दिया गया यदि दोनों की विद्युत ऋणात्मकता समान है तो दोनों में किसी पर चार्ज नहीं आएगा। जैसे मान लीजिए C है 0 हो जाएगा, O 0 हो जाएगा, N 0 हो जाएगा, क्योंकि दोनों की विद्युत ऋणात्मकता समान है। विद्युत ऋणात्मकता समान है तो इलेक्ट्रॉन किसी को नहीं जाएगा, तो दोनों की ऑक्सीकरण संख्या 0 हो जाएगा। और हम लोग पढ़े हैं अभी इसी लेक्चर में शुरू में बताया है कि यदि कोई तत्व मुक्त अवस्था में यानी Cl2 O2 N2 में नाइट्रोजन ऑक्सीजन क्लोरीन का क्या होता है 0, तो कांसेप्ट क्या है, रीजन क्या है, यही रीजन है, क्योंकि दोनों का यहाँ पर बॉन्ड जो है, यहाँ पर साझा युग्म इलेक्ट्रॉन जो है और दोनों की विद्युत ऋणात्मकता समान होने के चलते किसी की ओर नहीं जाएगा, इसलिए दोनों पर
0, चार्ज 0 हो गया, ऑक्सीडेशन नंबर 0। लेकिन यदि कोवलेंट बॉन्ड द्वारा जुड़ा हुआ है x और y और इसकी विद्युत ऋणात्मकता अधिक है तो इस पर -1 ऑक्सीकरण संख्या, इसका +1। यदि डबल बॉन्ड द्वारा जुड़ा हुआ है, मतलब 2 इलेक्ट्रॉन साझा में लगे, तो दोनों इलेक्ट्रॉन इसको हो जाएगा तो इस पर -2, इस पर +2। यदि उपसहसंयोजक बंध द्वारा जुड़ा, उपसहसंयोजक बंध, तो उपसहसंयोजक में क्या होता है कि एक जोड़ा इलेक्ट्रॉन अपना इसको साझा में लेता है, तो एक जोड़ा मतलब 2 इलेक्ट्रॉन देगा तो इस पर -2, इस पर +2। यही चीज ध्यान में रखना है और स्ट्रक्चर बना करके हमको ऑक्सीडेशन नंबर हम लोग को निकालना है। जैसे देखिए, चलिए कुछ एग्जांपल देखते हैं। इसमें पांचवा चीज ध्यान रखना है कि यदि इस तरह का स्ट्रक्चर है, 2 ऑक्सीजन सिंगल बॉन्ड द्वारा जुड़े हैं, तो इसको कहा जाता है पेरोक्साइड लिंकेज। और पेरोक्साइड में ऑक्सीजन की ऑक्सीकरण संख्या क्या होती है? -1 होती है। ये हम लोग ऑक्सीजन की ऑक्सीकरण संख्या में देखे भी थे फॉर्मूला में। तो इन सब चीजों का ध्यान रख करके मान हमको निकालना है HCl में Cl का ऑक्सीडेशन नंबर। तो HCl यहां कैसा बॉन्ड है? सिंगल बॉन्ड। सिंगल बॉन्ड है, क्लोरीन की विद्युत ऋणात्मकता अधिक है तो इलेक्ट्रॉन क्लोरीन को जाएगा तो -1+1, यानी क्लोरीन की ऑक्सीकरण संख्या कितनी हो गई? -1। जैसे मान लीजिए हमको निकालना है H2SO4 में सल्फर, ठीक है? तो चलिए स्ट्रक्चर बना लेते हैं। ये हो गया H2SO4। अब चलिए एक एक करके देखिए। हाइड्रोजन ऑक्सीजन सिंगल बॉन्ड से जुड़ा है, किसकी विद्युत ऋणात्मकता अधिक है? ऑक्सीजन की, तो ऑक्सीजन पर -1, हाइड्रोजन पर +1। ऑक्सीजन सल्फर में देखिए किसकी विद्युत ऋणात्मकता अधिक है? ऑक्सीजन की, तो ऑक्सीजन का यहाँ पर -1, सल्फर का +1। यहाँ हाइड्रोजन का +1, ऑक्सीजन का -1। ऑक्सीजन सल्फर में किसकी विद्युत ऋणात्मकता अधिक है? ऑक्सीजन की, तो ऑक्सीजन का -1, सल्फर का +1। यहाँ सल्फर ऑक्सीजन में किसका अधिक है? ऑक्सीजन का, तो ऑक्सीजन का -2, सल्फर का +2। यहाँ सल्फर ऑक्सीजन में किसका अधिक है विद्युत ऋणात्मकता? ऑक्सीजन का, तो ऑक्सीजन का -2 होगा तो सल्फर का +2। अब सल्फर का ऑक्सीडेशन नंबर यहाँ क्या हो गया? गिन लीजिए, तो 2, 2, 4, 5, 6, सल्फर का +, ठीक है? ये मेथड जो है ये 100% करेक्ट मेथड है। स्ट्रक्चर वाला जो मेथड है इसमें कहीं कुछ गलत होने की संभावना नहीं है। बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन आएंगे कि फार्मूला मेथड से गलत हो जाता है। कुछ ऐसे एक्सेप्शनल केसेस हैं जो फार्मूला मेथड से उसका आंसर सही नहीं निकल पाता है, लेकिन स्ट्रक्चर द्वारा 100% सही निकलता है। जैसे इसको आप समझो, एक बार और इसको समझ लीजिए। आपको हम क्या बताया कि सिंगल बॉन्ड द्वारा 2 एटम जुड़े हुए हैं, तो एक पर जिसकी विद्युत ऋणात्मकता अधिक है उस पर -1 और जिसका कम है उस पर +1। यदि कोऑर्डिनेट बॉन्ड द्वारा जुड़ा हुआ है तो जिसकी विद्युत ऋणात्मकता अधिक है उस पर -2 और जिसका कम है उस पर +2। इसी कांसेप्ट को बनाया। हाइड्रोजन ऑक्सीजन में ऑक्सीजन की विद्युत ऋणात्मकता अधिक है तो ऑक्सीजन पर -1, हाइड्रोजन पर +1। सल्फर ऑक्सीजन में ऑक्सीजन की विद्युत ऋणात्मकता अधिक है तो ऑक्सीजन पर -1, सल्फर पर +1। यहाँ सल्फर ऑक्सीजन में ऑक्सीजन की अधिक है तो ऑक्सीजन का -1, सल्फर का +1। ऑक्सीजन हाइड्रोजन में ऑक्सीजन की विद्युत ऋणात्मकता अधिक है, ऑक्सीजन का -1, हाइड्रोजन का +1। सल्फर और ऑक्सीजन की विद्युत ऋणात्मकता अधिक है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड है, तो कोऑर्डिनेट बॉन्ड है तो अधिक विद्युत ऋणात्मक तत्व पर -2, कम विद्युत ऋणात्मक पर +2। उसी तरह यहाँ भी -2, +2। अब सल्फर का यहाँ पर गिन लिए 2, 3, 2, 5, 6। क्लियर हो गया? चलिए इसको मिलाते हैं, कुछ और एग्जांपल देखते हैं। जैसे मान लीजिए हमको निकालना है H2SO8 का, ठीक है ना? तो चलिए ये स्ट्रक्चर हो गया। आप लोग केमिकल बॉन्ड पढ़ेंगे तो ये स्ट्रक्चर बनाना सीखेंगे। रासायनिक बंधन 11th में एक चैप्टर है, इसको पढ़ेंगे तो ये बनाना सीखेंगे। ये देखिए H2 S2O 1 2 3 4 5 6 7 8 हो गया।
इसको यदि फार्मूला मेथड से बनाया जाता है, फार्मूला मेथड से देखिए हाइड्रोजन का +1, 2 हाइड्रोजन है तो +2, सल्फर का निकालना है x मान लिए, 2 सल्फर है तो 2x हो गया, ऑक्सीजन का -2, 8 ऑक्सीजन है तो -2 में 8 से गुणा करेंगे -16 इक्वल टू 0, तो 2x - 14 इक्वल टू 0, 2x इक्वल टू +14, x इक्वल टू +7, x का +7 नहीं हो सकता। आपको हम बताए हैं पीछे नोट्स में कि p ब्लॉक के तत्व परिवर्तनशील ऑक्सीकरण संख्या दर्शाते हैं और उनका कहां से कहां तक वैरी कर सकता है, संयोजी इलेक्ट्रॉन घटाव 8 से संयोजी इलेक्ट्रॉन तक। तो सल्फर का यदि हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालें तो 2 8 6, संयोजी इलेक्ट्रॉन कितना आ गया, वैलेंस इलेक्ट्रॉन 6 आ गया, तो कहां से कहां तक वैरी करेगा, तो 6 - 8, 6 - 8 से 6 तक, यानी -2 से +6 तक, यानी इसकी अधिकतम ऑक्सीकरण संख्या कितनी होगी, तो +2 होगा। p ब्लॉक के तत्व की अधिकतम ऑक्सीकरण संख्या उसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन के बराबर होती है, +6 से अधिक नहीं हो सकता है, और यहाँ कितना आ रहा है, +7। तो ध्यान दीजिए यदि आप किसी तत्व की ऑक्सीकरण संख्या निकाल रहे हैं फार्मूला मेथड से और निकालने पर लगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ध्यान से सुनिए, यदि ऑक्सीकरण संख्या फार्मूला मेथड से निकाल रहे हैं और फार्मूला मेथड से निकालने पर उसके संयोजी इलेक्ट्रॉन से अधिक ऑक्सीकरण संख्या का आ रहा है तो वह गलत आंसर है। आप सीधे स्ट्रक्चर पर आइए और तब स्ट्रक्चर मेथड का यूज, यानी p ब्लॉक के तत्व का या किसी भी वर्ग के तत्व का ऑक्सीडेशन नंबर वैलेंस इलेक्ट्रॉन से अधिक हो, ऐसा नहीं हो सकता है। यदि ऐसा आ रहा है तब स्ट्रक्चर मेथड का सहारा लेना पड़ेगा, ठीक है ना। तो चलिए स्ट्रक्चर मेथड से देखते हैं। ऑक्सीजन हाइड्रोजन में ऑक्सीजन की विद्युत ऋणात्मकता अधिक है, -1 +1। यहाँ सिंगल बॉन्ड है, ऑक्सीजन का सल्फर से अधिक है विद्युत ऋणात्मकता, -1 +1। यहाँ कोऑर्डिनेट बॉन्ड है, ऑक्सीजन की विद्युत ऋणात्मकता अधिक है, -2 +2। यहाँ +2 -2। यहाँ ऑक्सीजन का देखिए सल्फर ऑक्सीजन की विद्युत ऋणात्मकता अधिक है, -1, यहाँ +1। यहाँ ऑक्सीजन का देखिए दोनों ऑक्सीजन है, यहाँ देख रहे हैं ना, तो दोनों ऑक्सीजन है तो किसी पर विचार नहीं आएगा, यहाँ 0 यहाँ 0, ठीक है। यहाँ सल्फर और ऑक्सीजन में ऑक्सीजन की विद्युत ऋणात्मकता अधिक है, -1 +1। यहाँ ऑक्सीजन का अधिक है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड है तो -2, यहाँ +2। यहाँ +2 -2। यहाँ ऑक्सीजन का हाइड्रोजन से अधिक है, -1, इसका +1, और यहाँ पर ऑक्सीजन से सल्फर का कम है तो सल्फर का +1 और ऑक्सीजन का -1। क्लियर हो गया। अब सल्फर का आप निकाल लीजिए। सल्फर का यहाँ देखिए 2 2 4 5 6, यहाँ देखिए 2 2 4 5 6, यानी सल्फर का ऑक्सीडेशन नंबर कितना आ गया, तो 6। कोई दिक्कत? तो फार्मूला मेथड से ध्यान रखना है कि फार्मूला मेथड से निकालने के बाद किसी तत्व की ऑक्सीकरण संख्या संयोजी इलेक्ट्रॉन से अधिक आ रही है तो फार्मूला मेथड वहां पर फेल कर जाएगा। फार्मूला मेथड वहां पर फेल कर गया, वहां पर किसका सहारा लेंगे, स्ट्रक्चर मेथड का। चलिए कुछ और एग्जांपल देखते हैं, इसको नोट कर लीजिए। अब देखिए H2SO5, इसको कैरो एसिड कहा जाता है, ठीक है। इसमें सल्फर का हमको निकालना है। सबसे पहले हम ट्राई करेंगे फार्मूला मेथड से। फार्मूला मेथड के लिए हाइड्रोजन का +1, 2 हाइड्रोजन है तो +2, सल्फर का निकालना है x मान लिए, ऑक्सीजन का -2, 5 ऑक्सीजन है, -2 में 5 से गुणा करेंगे, -10 इक्वल टू 0, x - 8 इक्वल टू 0, x इक्वल टू +8। तो x इक्वल टू +8 ये नहीं हो सकता है क्योंकि सल्फर की ऑक्सीकरण संख्या वैलेंस इलेक्ट्रॉन से अधिक नहीं हो सकते। वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना होता है सल्फर का, 6 होता है, ठीक है। तो यहाँ पर फार्मूला मेथड फेल करेगा। ये कौन मेथड है, फार्मूला मेथड। तो अब हम लोग देखेंगे स्ट्रक्चर द्वारा। तो चलिए स्ट्रक्चर देखते हैं।
H2SO5, ठीक है। चलिए हाइड्रोजन का +1 -1, सल्फर का यहाँ पर -1 +1, यहाँ ऑक्सीजन, यहाँ कोऑर्डिनेट बॉन्ड है तो यहाँ -2, यहाँ +2, यहाँ ऑक्सीजन का -1, सल्फर का +1, यहाँ सल्फर का +2, ऑक्सीजन का -2, यहाँ ऑक्सीजन का -1, हाइड्रोजन का +1, यहाँ ऑक्सीजन का, देखिए यहाँ ऑक्सीजन और ये ऑक्सीजन, ये दोनों ऑक्सीजन है तो यहाँ 0 0, ठीक है ना, क्योंकि दोनों समान परमाणु हैं। अब यहाँ सल्फर क्या गिनेंगे, 2 3 तो 5 है 6, तो सल्फर का ऑक्सीडेशन नंबर कितना आ गया, +6 आ गया। ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। उसी तरह ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, CrO5 का आप क्रोमियम का निकालिएगा फार्मूला मेथड से, तो क्रोमियम का X, ऑक्सीजन का -2, 5 ऑक्सीजन है, -2 में 5 से गुणा करेंगे तो -10 = 0, तो X = +2। ये गलत है फार्मूला मेथड से, क्योंकि क्रोमियम का बताएं कि अधिकतम कितना होता है, D ब्लॉक का तत्व है और D ब्लॉक का अधिकतम कितना है, तो लास्ट वाला D और S का इलेक्ट्रॉन जोड़ते हैं। तो क्रोमियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखिएगा तो 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s1 3d5, तो लास्ट वाला D और S का इलेक्ट्रॉन जुड़ेगा तो 5 1 6 हो गया, यानी इसका 6 से अधिक नहीं हो सकता। तब स्ट्रक्चर की जरूरत है। चलिए क्रोमियम CrO5 का स्ट्रक्चर देखिए, इस तरह का स्ट्रक्चर होता है। ये CrO5 का स्ट्रक्चर। अब चलिए स्ट्रक्चर से देखते हैं। यहाँ ऑक्सीजन और क्रोमियम, ऑक्सीजन की विद्युत ऋणात्मकता अधिक है, ये भी अधातु है, ये धातु है, तो अधातु की विद्युत ऋणात्मकता धातु से हमेशा अधिक होती है। तो यहाँ सिंगल बॉन्ड है तो -1, यहाँ +1, यहाँ दोनों ऑक्सीजन है तो 0 0, यहाँ क्रोमियम ऑक्सीजन तो क्रोमियम का +1, ऑक्सीजन का -1, यहाँ -1 +1, यहाँ दोनों ऑक्सीजन है तो 0 हो गया, यहाँ ऑक्सीजन का -1, क्रोमियम का +1, यहाँ क्रोमियम और ऑक्सीजन है तो यहाँ क्रोमियम का +2 हो जाएगा, ऑक्सीजन का -2। देखिए क्रोमियम का 1 2 3 2 5 1 6, क्रोमियम का ऑक्सीडेशन नंबर कितना आ गया, +6। ये इंपॉर्टेंट है, कई बार कंडीशन में पूछा गया, ठीक है। तो चलिए इसको मिटाते हैं। अब देखिए Fe3O4 का यदि हम निकालें मेथड से, फार्मूला मेथड से, तो Fe का X मानेंगे तो 3 Fe है तो 3x, ऑक्सीजन का -2 4 है तो -2 में 4 से गुणा करेंगे -8 = 0, 3x = +8, x = +8/3। यह इसका एवरेज ऑक्सीडेशन नंबर कहलाएगा, एवरेज ऑक्सीडेशन नंबर, ठीक है ना। लेकिन स्ट्रक्चर यदि इसका देखा जाए तो इसका स्ट्रक्चर जो है AFeO और Fe2O3, क्योंकि 8/3 ऑक्सीडेशन नंबर किसी तत्व का नहीं हो सकता। कोई भी तत्व, कोई भी परमाणु फ्रैक्शन में इलेक्ट्रॉन त्याग या ग्रहण नहीं करता, भिन्न के रूप में नहीं करता, ठीक है। तो Fe का ये कंपोजिशन है, Fe3O4 का ये कंपोजिशन है। देखिए Fe 3 है तो 2 1 3 हो गया, O4 है तो 3 1 4। अब इसमें अलग अलग निकालिए। Fe का यहाँ x मानिएगा, ऑक्सीजन का -2 तो x = +2, यहाँ Fe का +2 आ गया। इसी तरह यहाँ निकालिएगा, Fe का x मानिएगा तो 2x हो गया, ऑक्सीजन का -2 3 है तो -4 = 0, 2x = +6, x = +3, तो Fe का यहाँ +2, तो Fe का ऑक्सीडेशन नंबर 2 होगा, +2 और +3। अब ध्यान से सुनिए, सीबीएसई पीएमटी में एक बार जो क्वेश्चन भी पूछा गया था Fe3O4, उसका ऑप्शन इस तरह से दिया था +2 +3 +8/3 D0। अब यहां पर देखिए अकेले +2 तो नहीं हो सकता है, +2 +3 दोनों साथ में हो सकता है।
अकेले +3 भी नहीं हो सकता है, तो +8/3 यहाँ पर सही होगा। लेकिन यदि ऑप्शन इस तरह से दिया हो +2 +3 C +8/3 and D both A and B, तो यहाँ पर मोस्ट एप्रोप्रिएट आंसर क्या होगा? तो बोथ A and B, क्योंकि A में 2 है, B में 3 है, तो +2 और +3 दोनों आ रहा है, इसलिए यहाँ पर ये सही है। तो ये ध्यान रखना है कि ऑप्शन कैसा है। यहाँ पर सिंगल दिया है, मतलब एवरेज ऑक्सीडेशन नंबर आपको निकालना है, 8/3 यहाँ पर है, क्योंकि अकेले +2 नहीं हो सकता है, अकेले +3 नहीं हो सकता है। और यहाँ पर जो ऑप्शन दिया है +2 +3 +8/3 और बोथ A and B, मतलब +2 और +3, तो दोनों एक साथ हो सकता है, +2 और +3, तो बोथ A and B हो जाएगा। ठीक है ना? तो ये हम देखिए ऑक्सीडेशन नंबर दोनों मेथड से, फार्मूला मेथड से, स्ट्रक्चर मेथड। प्राय फार्मूला मेथड यूज करें, ठीक है, क्योंकि स्ट्रक्चर बनाने में बहुत लोगों को दिक्कत होती है, तो फार्मूला मेथड हम ट्राई करेंगे। लेकिन यदि फार्मूला मेथड में जो ऑक्सीडेशन नंबर आ रहा है वह संयोजी इलेक्ट्रॉन से अधिक, उस तत्व के संयोजी इलेक्ट्रॉन से अधिक आ रहा है, तब वहां आपको स्ट्रक्चर को जाना होगा और स्ट्रक्चर द्वारा ही उसका करेक्ट आंसर निकलना है। ठीक है ना? तो आप इसको नोट कर लीजिए और आज के लेक्चर पर आधारित कुछ क्वेश्चन देखते हैं और पिछले लेक्चर का आंसर। तो पिछले लेक्चर रेडॉक्स रिएक्शन फर्स्ट जो लेक्चर था उसका आंसर है, और आज का जो रेडॉक्स रिएक्शन सेकेंड वीडियो जो है इस पर आधारित कुछ क्वेश्चन है। ये सभी क्वेश्चन आपको वीडियो को पढ़ करके उसका नोट्स बनाना है, और ये सभी क्वेश्चन का आंसर, ये सभी क्वेश्चन जो है, ये फर्स्ट क्वेश्चन N3H में N की ऑक्सीडेशन नंबर है, नाइट्रोजन का निकालना है, Fe3O4 में, ये सब आपको बताया गया। ये सभी क्वेश्चन किसी न किसी कंडीशन में पूछे हुए हैं, ये सबका आंसर बना करके और आपको कमेंट बॉक्स में डालना। यदि अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, आपको वीडियो अपडेट होता रहेगा, और इसको अच्छी तरह से पढ़ें। ऑक्सीडेशन नंबर आशा है कि आपका बिल्कुल क्लियर हो गया होगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक। तो चैनल को लाइक करें, और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हो तो जरूर सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू।